तो क्या आपने कभी सोचा है कि चाय कभी आपको मीठी लगती है, कभी फीकी, या सॉफ्ट ड्रिंक का स्वाद क्या आपको हल्का सा फीका क्यों लगता है? तो ये सब खेल है कंसंट्रेशन का। तो कंसंट्रेशन क्या होती है, तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारे इस चैप्टर के सेकंड टॉपिक में। मैं प्रदीप मालविया, आपका केमिस्ट्री मेंटर, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ फ्यूके एजुकेशन के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 12 केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक, कंसंट्रेशन टर्म्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कंसंट्रेशन टर्म्स से और देखते हैं ये कैसे यूजफुल होते हैं आपके रियल लाइफ में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे कंसंट्रेशन टर्म से। तो बेसिकली इस चैप्टर में हमें डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म्स को हमें समझना है। तो सबसे पहले यही समझते हैं कि कंसंट्रेशन है क्या, आखिर इसका रोल क्या है। तो कंसंट्रेशन बेसिकली आपका क्या मेजर करता है, कंसंट्रेशन शो करता है आपका अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है सॉल्यूशन में। मीन सपोज आप अगर कम चीनी डालोगे चाय में तो आपको चाय कैसी लगेगी, फीकी। अगर आप ज्यादा चीनी ऐड कर रहे हैं तो आपको चाय कैसी लगेगी, मीठी। तो ये सब किसके वजह से हो रहा है, चाय का स्वाद चेंज हो रहा है जो अमाउंट ऑफ शुगर आप ऐड कर रहे हो उसमें, उसकी वजह से। अगर आप कम ऐड कर रहे हो मीन्स कंसंट्रेशन कम हो रही है, अगर आप ज्यादा ऐड कर रहे हो तो कंसंट्रेशन उसकी ज्यादा हो रही है। तो सेम हमारा सॉल्यूशन के केस में भी यही होता है कि जो कंसंट्रेशन है वो एक्चुअली शो क्या करता है, कंसंट्रेशन हमारा शो करता है बेसिकली अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। कंसंट्रेशन हमें क्या शो करता है किसी भी सॉल्यूशन में, कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना है उस सॉल्यूशन में। क्लियर। अब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को हम कैसे देख सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन में, यहाँ पर हम थ्योरेटिकली प्रैक्टिकली दोनों बात करेंगे कि भाई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड हो सकती हैं किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट करने में। तो चलिए अब समझते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की मेथड हैं क्या। तो सबसे पहले हमारी कौन सी है, परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड में हमारी दो मेथड है, एक है हमारा मास परसेंटेज और सेकंड क्या है हमारा वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड है हमारा पार्ट्स पर मिलियन एंड फोर्थ है हमारा मोल फ्रैक्शन, नॉर्मेलिटी, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। तो इस टॉपिक में हम ये सारी की सारी जो कंसंट्रेशन टर्म्स है उनको कवर करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले फर्स्ट कंसंट्रेशन टर्म से, परसेंटेज। क्या आपने कभी परसेंटेज निकाला होगा? परसेंटेज निकालने के लिए आप क्या करते हैं कि जो भी आपके ऑब्टेन मार्क्स हैं उसको डिवाइड करते हैं आप टोटल मार्क्स से और मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 100 से। तो सेम इसी तरीके से हमारी परसेंटेज कंसंट्रेशन निकाल दी जाती। तो अगर हम सॉल्यूशन में बात करें, देखिए सॉल्यूशन में आपके पास दो ही कंपोनेंट होते हैं, आपको पता है, एक होता है आपका सॉल्यूट, दूसरा क्या होता है आपका सॉल्वेंट होता है। तो अगर हमें परसेंटेज कंसंट्रेशन किसकी भी निकालनी है तो क्लियर है, अगर हमें जैसे मार्क्स का परसेंटेज निकालना होता है तो अपन ऑब्टेन मार्क्स नीचे टोटल मार्क्स लेते हैं। तो सेम अगर हमें सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मास परसेंटेज निकालना है तो ऊपर उसका मास लेंगे, नीचे टोटल मास लेंगे, मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। तो इसका हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो क्या होगा, अगर हम मास परसेंटेज निकाले तो किसी का भी जो मास परसेंटेज होगा किसी भी कंपोनेंट का, किसी भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज किसके इक्वल होगा, मास ऑफ कंपोनेंट, कि जिस कंपोनेंट का मास परसेंट निकाल रहे हैं हम उसका मास अपॉन में आएगा आपका टोटल मास, अपॉन में क्या आएगा आपका टोटल मास, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से करेंगे। सपोज हम सॉल्यूट का मोल मास परसेंटेज निकाल रहे हैं तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट हमारा किसके इक्वल होगा, ये होगा मास ऑफ, मास मींस जो हमारा वेट हमें दिया हुआ है, तो ये होगा आपका मास ऑफ सॉल्यूट और नीचे टोटल मास ऑफ किसका, सॉल्यूशन का। टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। क्लियर। अब सेम हमारा अगर सॉल्वेंट का मास परसेंटेज निकालना हो तो सॉल्वेंट ऊपर वेट किसका लेंगे हम, सॉल्वेंट का, नीचे टोटल मीन सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। तो ये हो गया हमारा मास परसेंटेज। अब हम वॉल्यूम परसेंटेज की बात करते हैं तो वॉल्यूम परसेंटेज सेम है हमारा, जैसे मास परसेंटेज था वैसे वॉल्यूम परसेंटेज है, बस चेंज क्या करना है, मास परसेंटेज में हम मास कंसीडर कर रहे थे, वॉल्यूम परसेंटेज में हमें वॉल्यूम कंसीडर करना है। तो सपोज अगर हमको वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट निकालना है, वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट, तो इसका हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, ये रहेगा हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट जो कि हमें दिया हुआ है
अपॉन में हमारा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट मींस टोटल वॉल्यूम, जो कि किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे हम 100 से। अब यहाँ पर जो समझने वाला कॉन्सेप्ट है ये है, जो कि न्यूमेरिकल अप्रोच के लिए आपको बहुत ज्यादा यूजफुल रहेगा, कि एक्चुअल में मास परसेंटेज शो क्या करता है। तो अब सपोज अगर मैं सपोज पहले मास परसेंटेज की बात करूं, मैं मास परसेंटेज के लिए बात कर रहा हूं, तो अगर मैंने आपसे कहा कि किसी सॉल्यूशन में कि जो हमारा सॉल्यूट है वो 30% है, सॉल्यूशन कितना है आपका 30% बाय मास है, क्या है आपका जो सॉल्यूट है वो 30% बाय मास है। तो इसका मतलब क्या है, अगर सपोज हमने टोटल जो वॉल्यूम है यहाँ पर 30% बाय मास है, मतलब जो मास परसेंटेज है वो आपका 30 होगा, यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूट होगा और यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्यूशन होगा, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। तो ये जो हमारी ये जो वैल्यू है ये 30 कब बनेगी, अगर मैं टोटल सॉल्यूशन का जो वेट है वो कितना ले लूं 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल होगा और ये जो वेट ऑफ सॉल्यूट है किसके इक्वल हो जाएगा 30 के, तो तभी हमारा 30% सॉल्यूशन बनेगा। मींस कहने का सेंस ये है 30% बाय मास का सॉल्यूशन ये है कि अगर आप 100 ग्राम आपका सॉल्यूशन है तो उसमें 30 ग्राम आपका क्या है सॉल्यूट है, अगर आपका 100 ग्राम सॉल्यूशन है तो 30 ग्राम क्या है, तो जो मास परसेंट है या वॉल्यूम परसेंटेज है हमें पर 100 ml या फिर पर 100 ग्राम में हमें उस कंपोनेंट की क्वांटिटी को बताता है। समझ गए कि भाई आपका पर 100 ग्राम में या फिर पर 100 ml में उस कंपोनेंट की कितनी क्वांटिटी है। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, सपोज अगर हम हमारे किसी स्टेटमेंट में हमसे कहा गया कि अगर आपको दिया हुआ है 30% वेट बाय वेट आपका सॉल्यूट, 30% वेट बाय वेट मास परसेंटेज क्या बताता है या वॉल्यूम परसेंटेज, मास परसेंटेज ये बताता है कि पर 100 ग्राम में वो कंपोनेंट कितना प्रेजेंट है। तो 30% हमें सॉल्यूट दिया है, इसका मतलब ये है कि जो सॉल्यूशन के यहाँ पर सॉल्यूशन के पर 100 ग्राम में 13 ग्राम सॉल्यूट आपका प्रेजेंट है। क्लियर। अगर हमें सपोज सेकंड एग्जांपल हमें ये दिया होता है कि भाई 40% सॉल्यूशन है आपका, 40% सॉल्यूट है, 40% सॉल्यूट मींस क्या होगा कि भाई ये 100 ग्राम सॉल्यूशन में कितना है आपका 40 ग्राम सॉल्यूट है। क्लियर। अगर आपसे ये कहा गया कि भाई आपको 20% दिया हुआ है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मतलब अब वॉल्यूम की बात हो रही है, 20% नाइट्रिक एसिड दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि ये पर 100 ml में 100 ml सॉल्यूशन में कितना है आपका 20 ml HNO3 है, 20 ml HNO3 है। तो ये वॉल्यूम बाय वॉल्यूम मतलब दोनों ही केस हमें वॉल्यूम में लेनी, सॉल्यूशन की भी वॉल्यूम लेनी है और कंपोनेंट की भी वॉल्यूम हमें कंसिडर करनी है। थर्ड केस हमारा आता है वेट बाय वॉल्यूम का। वेट बाय वॉल्यूम का मतलब ये है कि हमें यहाँ पर कंपोनेंट का वेट लेना है और जो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन उसका क्या लेना वॉल्यूम। तो सपोज आप किसी क्वेश्चन में कहा गया कि आपको 20% H2SO4 का सॉल्यूशन है आपका वेट बाय वॉल्यूम, वेट बाय वॉल्यूम 20% H2SO4 आपको दिया हुआ है, तो इट मींस क्या है कि जो 20 ग्राम H2SO4 है आपका, 20 ग्राम H2SO4 कितना प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट है आपका 100 ml सॉल्यूशन में, क्योंकि जो सॉल्यूशन का डायरेक्शन हमारा क्या था वेट बाय वॉल्यूम। अगर ये वेट बाय वेट होता तो हम क्या लिखते 20 ग्राम H2SO4 100 ग्राम उसमें सॉल्यूशन में हमारा प्रेजेंट है। अगर आपको दिया हुआ 38% नाइट्रिक एसिड वेट बाय वॉल्यूम, या फिर ये इसको बाय मास भी कहा जा सकता है, बाय मास इन वॉल्यूम। क्लियर। तो इसमें इसका ये किसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि जो 38% आपका 38 ग्राम, ओके 38 ग्राम आपका नाइट्रिक एसिड होगा किसमें आपका 100 ml सॉल्यूशन में। क्लियर है। तो ये था हमारा मेन कॉन्सेप्ट किसका, मास परसेंटेज या आपका वॉल्यूम परसेंटेज का। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब सेकंड टॉपिक हम देखते हैं मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, बेसिकली मोलैरिटी भी एक टाइप का आपका कंसंट्रेशन टर्म्स है, जो कि क्या शो करता है, ये शो करता है आपका कि एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हम कितने मोल्स है सॉल्यूट के, मतलब एक लीटर सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूट के कितने मोल्स है,
ये शो करता है हमें क्या, मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का जो फॉर्मूला होगा वो मोलैरिटी क्या होगा, ये होगा आपका नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने में, जो कि आपका पर लीटर सॉल्यूशन, मतलब नीचे क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे किसमें, हम लीटर में। क्लियर है। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होता है, मोल्स होता है गिवन मास अपॉन मोलर मास, या फिर इसका मतलब होता है वेट अपॉन मास। तो मोल्स को हम लिखेंगे वेट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूट, मोल्स क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और नीचे आएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर हम इसको ml में चेंज करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ml में चेंज करने के लिए हम इसको क्या 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000, और यहाँ क्या लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेंगे, ml में। तो ये है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला। मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं कैपिटल M से। इसका फॉर्मूला क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में क्या आएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml में। तो ये है हमारा मोलैरिटी का फॉर्मूला, जिसको हम आगे यूज करेंगे न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। क्लियर है। तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी होता है हमारा कि भाई आपका 1 लीटर सॉल्यूशन में आपका कितना हमारा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है। क्लियर। अब सेकंड टर्म देखते हैं। सेकंड टर्म हमारा क्या है, मोलैरिटी। अब मोलैरिटी क्या होता है, सेम जैसे मोलैरिटी में हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ले रहे थे, वैसे ही मोलैरिटी में हमें क्या लेना है, हमें लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या कंसीडर करते हैं कि वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब कितना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। तो मोलैरिटी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल m से, और ये इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपका मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट जो कि किस में प्रेजेंट है, आपका प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट मतलब क्या होगा आपका, तो यहां पर हम क्या लेंगे, यहां पर हम लेते हैं वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या लेते हैं हम, वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में लेंगे हम, kg में। सेम जब हम इसी फॉर्मूले को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, वेट अपॉन मास, वेट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और यहाँ पर जब केजी को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये रहा हो जाएगा आपका 1000 अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये आपका वेट ऑफ सॉल्वेंट रहेगा, किस में रहेगा, ये ग्राम में रहेगा। तो ये होता है आपका मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो मोलैरिटी क्या होती है आपकी, कि भाई कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है आपके पर केजी सॉल्वेंट में। तो यहाँ पर डिफरेंस की जो मेन पॉइंट, जो डिफरेंस का पॉइंट है वो क्या है कि मोलैरिटी में हम क्या यूज करते हैं, मोलैरिटी में हम यूज करते हैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। मोलैरिटी में क्या यूज किया जाता है, मोलैरिटी में यूज किया जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और आपका मोलैरिटी में क्या यूज किया जाता है, मोलैरिटी के केस में आपका यूज किया जाता है वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्वेंट यूज किया जाता है इसमें। तो एक क्वेश्चन हमारा अराइज होता है कि क्या कौन सी जो टेम्परेचर डिपेंडेंट हमारी कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स रहती है। तो सिंपल सा जो केस है कि भाई हमारा सेम इसीलिए कहा जाता है कि ये जो मोलैरिटी है ये हमारी क्या होती है, टेम्परेचर डिपेंडेंट। टेम्परेचर डिपेंडेंट क्यों होती है, क्योंकि हमें पता है टेम्परेचर के साथ वॉल्यूम भी चेंज होता है। तो अगर टेम्परेचर चेंज होगा वॉल्यूम भी चेंज होगा, अगर वॉल्यूम चेंज होगा तो मोलैरिटी भी चेंज होगी, क्योंकि मोलैरिटी किस पर डिपेंड कर रही है, मोलैरिटी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर डिपेंड कर रही है। लेकिन टेम्परेचर और मास का कोई ऐसा रिलेशन नहीं है, तो मोलैरिटी चेंज नहीं होती। क्लियर है। तो ये था हमारा मोलैरिटी और मोलैरिटी का कंसेप्ट। क्लियर। अब हम देखते हैं हमारा थर्ड टर्म नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी क्या होती है, आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा होगा इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट। तो मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी में सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर मोलैरिटी में हम मोलर मास कंसीडर करते हैं, नॉर्मेलिटी में हम क्या कंसीडर करते हैं, इक्विवेलेंट मास। इक्विवेलेंट मास का कंसेप्ट ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो आपका नॉर्मेलिटी क्या होता है, बेसिकली नॉर्मेलिटी आपका होता है नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर सॉल्यूशन, प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 1 लीटर सॉल्यूशन में आपके कितने नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स प्रेजेंट है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होगा,
नॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला होगा आपका वे मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, और अपॉन में क्या आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। किस में लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पर सॉरी मोल्स नहीं, ये आएगा ग्राम इक्विवेलेंट आपका, यहाँ पर रहेगा आपका ग्राम इक्विवेलेंट, क्योंकि मोल्स हम लेते हैं मोलैरिटी में। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में आ रहेगा आपका, लीटर में। अब ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, जो ग्राम इक्विवेलेंट होता है वो इक्वल होता है आपका वेट, मींस वेट ऑफ सॉल्यूट, अपॉन में यहाँ पर लेते हैं हम इक्विवेलेंट मास। क्या लिया जाता है, इक्विवेलेंट मास लिया जाता है। अब लीटर को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, एमएल में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर आ जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो नॉर्मेलिटी का जो हमारा फॉर्मूला बना है, नॉर्मेलिटी का हमारा फॉर्मूला क्या होगा, ये होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर इक्विवेलेंट मास, ये होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में हम क्या लेंगे, इक्विवेलेंट मास ऑफ सॉल्यूट, क्लियर, मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में हम लेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml में। अब इक्विवेलेंट मास का जब हम देखते हैं तो इक्विवेलेंट मास आपका इक्वल होता है, बेसिकली ये होता है आपका मोलर मास। इक्विवेलेंट मास इक्वल होता है मोलर मास अपॉन में n फैक्टर। किसके इक्वल होता है, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर होता है। तो जब हम इक्विवेलेंट मास की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो ये क्या होगा आपका वेट ऑफ सॉल्यूट, और इक्विवेलेंट मास की जगह हम क्या रख रहे हैं, मोलर मास अपॉन में n फैक्टर मल्टीप्लाई 1000 अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, n फैक्टर मल्टीप्लाई बाय वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। अगर आप ये फॉर्मूला अच्छे से देख रहे होंगे तो अभी जस्ट हमने पढ़ा था, ये फॉर्मूला किसका है कि वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ml, मोलरिटी का। तो यहाँ पर हम मोलरिटी लिख सकते हैं। तो ये आया हमारा रिलेशन नॉर्मेलिटी और मोलरिटी का। तो मोलरिटी में अगर हम n फैक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, नॉर्मेलिटी हमारा निकलेगा, क्लियर। अब ये n फैक्टर क्या होता है, तो n फैक्टर ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है, और एक शॉर्ट में हम और डिस्कशन कर लेते हैं n फैक्टर के बारे में कि n फैक्टर आपका होता क्या है। तो n फैक्टर के लिए एक ब्रीफ में हम डिस्कस कर लेते हैं कि n फैक्टर क्या होता है। चलिए डिस्कस करते हैं n फैक्टर। तो n फैक्टर की जो वैल्यू है बेसिकली अलग अलग कंपाउंड्स के लिए हम अलग अलग तरीके से डिटरमाइन करते हैं। तो अगर हमारा सपोज कोई एसिड्स है हमारे पास, तो एसिड के लिए जो n फैक्टर क्या होता है, एसिड के लिए n फैक्टर होता है उनकी बेसिसिटी। एसिड के लिए n फैक्टर क्या होता है, इनकी बेसिसिटी होती है। और बेसिसिटी क्या होती है कि वो कितने H+ आयन रिलीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ H+ आयन जो कि वो रिलीज कर रहे हैं, क्लियर। अगर हम हमारे पास बेस है, कोई बेस सब्सटेंस है, तो बेस के लिए जो n फैक्टर है वो क्या होता है, बेस के लिए n फैक्टर होता है उसकी एसिडिटी। एसिडिटी मींस वो कितने नंबर ऑफ OH- आयन दे रहे हैं। अगर हमारे पास कोई सॉल्ट है तो सॉल्ट के लिए जो n फैक्टर होगा, सॉल्ट के लिए n फैक्टर में कंसीडर किया जाता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, कि भाई टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ किसी भी आयन की, या तो कैटायन के लिए बात करेंगे या फिर एनायन के लिए बात करेंगे, या तो आप कैटायन की ऑक्सीडेशन स्टेट देखना है हमें या फिर एनायन की, और कैसे टोटल ऑक्सीडेशन स्टेट है ना। और यहाँ पर अगर सपोज कोई रेडॉक्स टाइट्रेशन हो रहा है या फिर कोई रेडॉक्स रिएक्शन हो रही है, तो उसमें जो n फैक्टर है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इन रिएक्शन, मतलब कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुए हैं उस पर्टिकुलर रेडॉक्स रिएक्शन में, क्लियर है। तो अब चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज आवर मोल फ्रैक्शन। तो फ्रैक्शन से मतलब आपका क्लियर ही होगा, फ्रैक्शन मींस आपकी जो वैल्यूज हैं वो सेम रेशियो की वैल्यूज रहेंगी, और मोल्स मतलब मोल्स का फ्रैक्शन, सिंपल है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है, बेसिकली ये मोल फ्रैक्शन होता है आपका रेशियो ऑफ मोल्स। अब रेशियो ऑफ मोल्स कैसा रहेगा, ये इसमें हम लेते हैं मोल्स ऑफ कंपोनेंट, और अपॉन में लिया जाता है टोटल मोल्स। तो ये होता है रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू दी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन, टू दी टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल फ्रैक्शन को हम बेसिकली डिनोट करते हैं चाय से, ये आपका साइन होता है चाय वाला। बेसिकली कभी कभी बुक्स में हम थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए इसको एक्स से डिनोट कर देते हैं। तो बेसिकली ये क्या डिनोट करता है, मोल फ्रैक्शन। सपोज अगर हम मोल फ्रैक्शन किसकी, सॉल्यूट के लिए बात कर रहे हैं, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ऊपर कंपोनेंट का नीचे टोटल मोल्स।
तो कंपोनेंट का मोल्स मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट ऊपर रहेगा हमारा और नीचे रहेगा टोटल मोल्स। अब टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल होगा भाई, मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्यूशन में दो ही कंपोनेंट होते हैं। तो इनका जो टोटल मोल्स किसके इक्वल होगा, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल से। सेम अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ क्या निकाल रहे हैं, सॉल्वेंट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट किसके इक्वल होगा, ऊपर हम लेंगे मोल्स ऑफ सॉल्वेंट और नीचे टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मींस मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, ये हमारा टोटल मोल्स। क्लियर। तो अगर यहाँ पर नोट पॉइंट करने वाली बात ये है कि किसी भी सॉल्यूशन का जो टोटल मोल फ्रैक्शन होता है, सपोज सॉल्यूशन में कितने ही कंपोनेंट क्यों ना हो, तो सपोज सॉल्यूशन में अगर 3 कंपोनेंट है तो तीनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम 1 होगा। मींस जो कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम है, मोल फ्रैक्शन सम ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट हमारे सॉल्यूशन में प्रेजेंट है उन सभी के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। कितना होता है, ऑलवेज 1 होता है। तो सपोज अगर हमारे सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट है, एक सॉल्यूट है एक सॉल्वेंट, तो सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कितनी होगी आपकी, 1 होगी। सपोज हमारे सॉल्यूशन में 3 कंपोनेंट है, तो फर्स्ट कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन, सेकंड कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन प्लस थर्ड कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा, 1 होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको याद रखना, क्योंकि अगर हमने एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लिया तो हम दूसरे का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब इसी से आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि भाई आपका जो किसी भी कंपोनेंट का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकालें, किसी भी कंपोनेंट की अगर हम मोल फ्रैक्शन की बात करें, कोई भी कंपोनेंट हो, वो ऑलवेज कितना होगा बेटा, लेस देन 1 होगा, क्योंकि जब टोटल सॉल्यूशन का मोल फ्रैक्शन 1 हो रहा है तो उसके एक कंपोनेंट का 1 से कम ही होगा। तो ऑलवेज 1 से वैल्यू कम ही आती है मोल फ्रैक्शन की, अगर आपकी ज्यादा आ रही है इट मींस वो इनकरेक्ट है। क्लियर। तो ये था हमारा लास्ट कंसंट्रेशन वाला टॉपिक, मोल फ्रैक्शन। तो चलिए अब डिस्कस कर लेते हैं कुछ न्यूमेरिकल टाइप सॉल्यूशन, न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, कैलकुलेट द मास परसेंटेज बेंजीन, हमें कार्बन टेट्राक्लोराइड करना है। 22 ग्राम ऑफ बेंजीन डिसॉल्व इन 122 ग्राम ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। सिंपल सा है, हमें मास परसेंटेज कैलकुलेट करना है। कैसे करते हैं, जिस भी कंपोनेंट का लेते हैं ऊपर आपका कंपोनेंट का मास, नीचे टोटल मास। चलिए तो यहाँ पर देखते हैं मास परसेंटेज सबसे पहले निकाला जाता है, क्या, मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन निकालना है। तो मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन किसके इक्वल होगा, ऊपर हम बेंजीन का मास लेंगे, नीचे टोटल मास। तो ये होगा हमारा मास ऑफ बेंजीन और नीचे क्या लिया जाएगा, यहाँ पर लिया जाएगा आपका टोटल मास। अब टोटल मास किसके इक्वल होगा, 2 कंपोनेंट है, दोनों के मास के सम के इक्वल होगा। किसका मास भाई, बेंजीन का मास प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास। तो ये हो जाएगा मास ऑफ बेंजीन प्लस ये हो जाएगा मास ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड, और मल्टीप्लाई किससे करेंगे हम, 100 से परसेंटेज निकालना है। तो ये मास ऑफ बेंजीन हमें क्या दिया हुआ है, 22 ग्राम बेंजीन डिसॉल्व। तो 22 ग्राम आपका ये हो गया, 22 प्लस कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास कितना, 122 ग्राम, मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इससे करेंगे तो हमारा कितना आएगा, 22/144 मल्टीप्लाई बाय 100, 2 से कट करेंगे ये 11, 72 क्लियर हो जाएगा आपका, 72 आ गया। अब 72 से हम और अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो और हम सिंप्लीफाई इसको कर सकते हैं। तो ये 11 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1100 अपॉन में 72। अब 72 का अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये लगभग कितना आ जाएगा, 72 अगर ये 1 टाइम जाएगा, अगर अपन 72 से कितना होगा आपका, 2 जा 4 715, तो ज्यादा जाएगा तो ये हो जाएगा 1। तो 720 माइनस करेंगे, ये लगभग कितना हो जाएगा, 28 और 10 38, तो 380 आपका रहेगा रिमेनिंग। 380 रहेगा तो लगभग 7 5 जा 50 35, तो ये हो जाएगा 5 आपका 30 रहेगा, तो 300 0, तो ये हो जाएगा लगभग 15.4% आपका। क्लियर, 15.4% हो जाएगा। क्लियर, बिकॉज 36 380 20 रहेगा तो 200 हो जाएगा, 200 15.3% आएगा लगभग आपका, कितना आएगा 15.3%। तो यहाँ पर हमारा जो वेट आया, सॉरी मास परसेंटेज आया, वो बेंजीन का कितना रहा, 15.3%। अब अगर हमें मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड निकालना है तो उसको हम कैसे निकालेंगे, मास परसेंटेज ऑफ, देखते हैं मास परसेंटेज ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ऊपर किसका मास लेंगे, जिसका भी हमें निकालना हो उसका। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास दैट इज 122, नीचे टोटल कितना 144 मल्टीप्लाई
100 से सबसे पहले 2 से कट करो, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, 2 ये हो जाएगा आपका 72, तो ये हो गया आपका 61 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 100। तो अगर हम इसे 2 से कट करना चाहें तो 2 से कट कर हम कर सकते हैं, 2 3 जा 6, ये 30.5 आएगा इसका आंसर। तो 2 से कट किया, ये हमारा मिला 13.5 और 72 हमारा लगभग कितना जाएगा 36 है। क्लियर है? मल्टीप्लाई 100, अब 100 से अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे 3050 और अपॉन में आ जाएगा आपका 36। क्लियर? अगर हम 305 से इसको 36 से डिवाइड करें 305 को, तो हमें क्या मिलेगा, तो 3 टाइम्स आई थिंक 360 होगा, 9 कितना होगा आपका, तो ये लगभग 38 टाइम्स आ जाएगा, क्योंकि 36 8 जा कितना होगा आपका, ये 4 होगा और 5 और 270 कुछ समथिंग होगा। क्लियर? 274, तो ये लगभग 8 टाइम जाएगा, 8 आ गया हमारा, तो 36 8 जा हमारा कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 36 8 जा 8 24। क्लियर? और 3 तो 278 हो गया। 278 मीन्स हमारा कितना हो जाएगा, 22 और 5 27 का, तो 27 रहेगा हमारा पॉइंट हम लगाएंगे। ठीक है? तो 270 और 270 अगर हम करेंगे तो 3 9 जा 27, तो लगभग 8 हमारा ये आएगा। और अगर आपको ये कैलकुलेशन वो ज़्यादा डिफिकल्ट लग रही है तो हम इसमें से निकाल सकते हैं, क्योंकि अगर हमारा 15.3% अगर ये आ गया सॉल्यूशन, तो हमें पता भी जो टोटल मास परसेंटेज होगा, टोटल मास परसेंट तो 100% होगा। अगर 100 में से 15.3 अगर ये है हमारा सॉल्यूशन बेंजीन है, तो 100 में से जितना बचेगा वो हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड होगा। तो सिंपल इसको हम माइनस भी कर सकते हैं, तो हमारा कितना मिलेगा, ये होगा 7, 9 में से आपका 5 हो गया लगभग 4, ये हो जाएगा 84.7% हमें वो मिल जाएगा। क्लियर है? तो ये था हमारा सॉल्यूशन किसका, तो लगभग 84.7 आएगा। आप दोनों मेथड से आप कर सकते हो, स्पेसिफिक अलग करने के लिए हमें जरूरत नहीं है। तो 84.7 हमारा कार्बन टेट्राक्लोराइड का मास हो गया, और ये हमारा हो गया 15.3% किसका, बेंजीन का मास परसेंटेज। क्लियर? अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन की, और सेकंड क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वस सॉल्यूशन। अब एक्वस सॉल्यूशन की बात हो रही है, और किसकी बात हो रही है, मोलैलिटी की। तो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, हमने देखा था। मोलैलिटी क्या होती है आपकी, ये होता है वेट अपॉन मोलर मास मल्टीप्लाई बाय 1000 अपॉन में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम में। यहाँ पर वेट ऑफ सॉल्वेंट किसमें, आपका ग्राम में। अभी हमें यहाँ पर दिया हुआ है 0.25 मोलर सॉल्यूशन, 0.25 मोलर सॉल्यूशन। 0.25 मोलर सॉल्यूशन मतलब ये आपका मोलैलिटी दी हुई है। मोलैलिटी क्या डिनोट करता है कि अगर हमारे पास 1 मोलर सॉल्यूशन होगा, मतलब 1 मोल सॉल्यूट है किसमें, 1000 ग्राम सॉल्वेंट में, या फिर 1 kg सॉल्वेंट में। अगर 2 मोलर सॉल्यूशन है, मतलब 2 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है किसमें, 1 kg में। अगर आपके पास 0.2 मोलर सॉल्यूशन है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0.25 मोल्स हैं आपके सॉल्यूट के। 0.25 मोल्स ऑफ सॉल्यूट है कितने में, आपके 1 kg सॉल्यूशन में। ठीक है? 1 kg सॉल्यूशन में, बस यूरिया की बात हो रही है, मतलब 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया है 1 kg में। तो 1 kg में हमें 0.25 मोल्स ऑफ यूरिया, तो अगर इसका वेट निकालें तो मोल्स किसके इक्वल होता है, वेट अपॉन मोलर मास। यूरिया का मोलर मास होता है 60, तो यह मोल्स हो गया इसका, ये मोल्स है आपका 0.25, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके मोलर मास का, तो हमें क्या मिल जाएगा, वेट। तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 2.5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये लगभग हमें मिलेगा 6 5 33 और 6 तो 15 ग्राम। क्लियर? तो ये हमारा 15 ग्राम, तो 15 ग्राम आपका यूरिया कितने में प्रेजेंट है, 1 kg सॉल्यूशन में, सॉल्वेंट में, सॉरी 1 kg सॉल्वेंट में हमारा यहाँ पर सॉल्वेंट, क्योंकि यहाँ पर मोलैलिटी में किसकी बात की जाती है, सॉल्वेंट के वेट की। तो देखो 1 kg सॉल्वेंट में 15 ग्राम है, तो सॉल्यूशन का टोटल वेट कितना हो जाएगा, अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो टोटल जो हमारा सॉल्यूशन रहेगा वो कितना हो जाएगा आपका 1015 ग्राम। ठीक है? मतलब इसका ये है कि 15 ग्राम यूरिया कितने सॉल्यूशन में प्रेजेंट है, 1015 ग्राम सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ठीक है? 1 kg मीन्स 1000 ग्राम, और ये हमने ऐड कर दिया तो 1015 ग्राम में प्रेजेंट है। तो 1015 ग्राम में 15 ग्राम यूरिया है, तो 2.5 kg मतलब 2500 ग्राम में कितना यूरिया होगा,
तो अगर 1 ग्राम सॉल्यूशन में आपका कितना यूरिया हो गया 15/1015 और हमें किस में निकालना 2.5 में, तो मल्टीप्लाई 2500 ग्राम में कितना सॉल्यूट होगा। तो जरा इसको सिंप्लीफाई करते हुए चलते हैं। सबसे पहले 5 से हम डिनोट करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 3 50, 5 2 10 20 और 5 3 50। क्लियर, ये हो जाएगा 3203। क्लियर है। 3 से अगर हम इसको कट करें तो 3 से हमारा कितना जाएगा 3 6 80, 2 हो जाएगा 3 7 21 और 1 पॉइंट आएगा तो 67, आपका 1 हो जाएगा 3 3 9, तो 67.3 समथिंग ये है। तो हम अगर इसको डिवाइड करेंगे 2500 को 67.3 से अप्रॉक्स ही अगर हम इसको 67.3 ही अगर हम इसको कंसिडर करें तो हमारा क्या आएगा देखते हैं। तो लगभग इसको अगर मैं 25 से कट करूं तो कितना होगा, ये 25 2 50। क्लियर है, 17 रहेगा 173, तो 25 आपका 8 200 होता है, तो आपका ये 173 है ना, तो 7 और 6 टाइम जाएगा, तो 25 6 हो जाएगा आपका 150, तो 2.6 हो गया 150 मीन्स 23 रिमेनिंग रहेगा, तो 25 बन जा, तो ये आ जाएगा 0, तो 2.6 समथिंग आएगा, तो 100/2.6 अगर हम समथिंग इसको करेंगे तो ये कितना आएगा आपका 2.6 समथिंग। कट के करके देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 25 4 टाइम जाएगा आपका 4, बिकॉज 4 6 24, 4 2 8 और 2 20, तो ये लगभग इससे भी ज्यादा आ जा रहा है, तो 4, तो ये लगभग 3 टाइम आपका कट होगा। 2.6 और 3 का अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 2.6 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 6 18 और 3 ये हो जाएगा आपका लगभग 7.8 है, मीन्स 78 अगर हम कंसीडर करें तो 78, और आपका रहेगा कितना 12, 78 अगर हमारा रहेगा तो बचेगा कितना 12 लगभग आपका 120, तो पॉइंट अगर हम यहाँ से लगाएंगे तो आपका कितना रहेगा, तो ये 3 पॉइंट समथिंग कुछ हमारी वैल्यू आएगी। ठीक है, 2.6 अपॉन, तो 100/2.6 मीन्स ये हो गया अपना 26/1000 कर सकते हैं इसको, 26,000 कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3.120 हो जाएगा, तो 120। क्लियर, तो 120 कितना 2 6 12, तो 5 टाइम, तो 33.5 समथिंग हमारा 35 ग्राम समथिंग हमारा आएगा 120। ठीक है, 35 ग्राम समथिंग अप्रोक्स में हमारा आंसर आएगा। तो इस तरीके की अप्रोच से हम हमारा जो भी इक्वेशन है हम उसको सॉल्व करेंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर मेनली जो कंसेप्ट था वो कंसेप्ट किससे रिलेटेड था, कंसेप्ट हमारा रिलेटेड था इससे कि यहाँ पर ये जो मोलल है हमें सॉल्वेंट का वेट है, तो यहाँ पर हमें पूछा है सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन के करने के लिए हमने सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट को ऐड किया, मीन जो टोटल मास हमारा बना सॉल्यूशन का 1015। तो अगर 1015 ग्राम में 15 ग्राम है तो हमारा 2.5 kg में कितना होगा, सिंपली कैलकुलेशन से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है। तो थैंक यू एवरीवन, आज के टॉपिक के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा था कंसंट्रेशन, तो आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अब आप समझ गए होंगे कि कंसंट्रेशन क्या है, एक एहसास है जहाँ कुछ कम भी हो सकता है कुछ ज्यादा भी हो सकता है। आप और भी इस चीज को अच्छे से अगर डीपली समझना चाहते हैं तो आज ही हमारा प्ले स्टोर से फ्यूके एजुकेशन ऐप को डाउनलोड करें, और अगर इस वीडियो में कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। साथ ही हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, ताकि हर एक स्टूडेंट तक ये पहुंच सके और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो सके। थैंक यू एवरीवन।